सरकारी म्यूजियम से सोनिया गांधी यूपीए के शासनकाल में 51 बक्से अपने घर उठा कर ले गईं। इन बक्सों में जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के साथ जयप्रकाश नारायण, एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित और बाबू जगजीवन राम सहित कई नेताओं से जुड़े पत्र और दस्तावेज थे। सोनिया गांधी ने इन्हें अब तक नहीं लौटाया। अब ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इन दस्तावेजों की खोज की जा रही है। इतिहासकार और लेखक रिजवान कादरी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित निजी दस्तावेजों की वापसी, उनकी प्रतियां या उनके डिजिटल एक्सेस की मांग की है। कादरी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के सदस्य हैं। उन्होंने इस मामले को उठाते हुए इन दस्तावेजों को सार्वजनिक शोध और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए आवश्यक बताया है। कादरी ने अपने पत्र में लिखा कि इन दस्तावेजों का ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है और इन तक पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि देश के इतिहास को समग्रता से समझा जा सके। उनका कहना है कि इन कागजातों तक पहुंच न होने से भारत को स्वतंत्रता संग्राम के, राष्ट्रीय निर्माण के और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सकेगी। उनके अनुसार गांधी जी के लेखन को व्यवस्थित रूप से दस्तावेज किया गया है, लेकिन सरदार पटेल के योगदान को लेकर इतने व्यापक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू द्वारा छोड़े गए दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। कादरी ने पत्र में कहा कि नेहरू परिवार के प्रतिनिधि के रूप में सोनिया गांधी द्वारा कुछ निजी दस्तावेज 2008 में वापस ले लिए गए थे। ये दस्तावेज 51 बक्सों में थे और इनमें से कुछ को निजी और सरकारी दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कादरी ने इन दस्तावेजों को प्रधानमंत्री संग्रहालय में वापस लाने या उनकी प्रतियां उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है ताकि वे शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि अगर ये दस्तावेज वापस नहीं किए जा सकते तो उनका डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है ताकि उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए संरक्षित रखा जा सके। कादरी ने सुझाव दिया कि वे 2 योग्य सहायकों की मदद से इन दस्तावेजों को स्कैन कर सकते हैं ताकि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित और सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि वो इस प्रक्रिया के खर्चे को वहन करने के लिए तैयार हैं और इस बात का ध्यान रखेंगे कि दस्तावेजों की समय रेखा में कोई छेड़छाड़ न हो। इस मामले पर सोनिया गांधी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि कादरी ने अपने पत्र में आशा जताई है कि ये मांग राष्ट्रहित और इतिहास के सही अध्ययन के लिए की गई है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेहरू के योगदान का निष्पक्ष और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि उनकी भूमिका को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके। इन दस्तावेजों की वापसी का मामला पहली बार फरवरी 2023 में उठाया गया था। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये चर्चा हुई कि सोनिया गांधी द्वारा 2008 में 51 बक्से वापस लिए गए थे और इन दस्तावेजों में नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बीच हुए पत्राचार भी शामिल थे, जिनके बारे में कई बार सवाल उठाए गए हैं। कुछ सदस्यों ने इस बात पर भी जोर दिया इन पत्रों को वापस लाया जाए और ये सुनिश्चित करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट की मांग भी की गई है कि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब न हो जाए। उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर ली, कभी तेवर दिखाए तो कभी नरमी, लेकिन न तो शरद पवार और न ही राहुल गांधी उद्धव ठाकरे को सीएम फेस घोषित करने को तैयार हुए। उद्धव ठाकरे इतने पर न माने। उन्होंने दोनों सहयोगी पार्टियों को ऑफर देना शुरू कर दिया। कभी कहा चलो मत घोषित करो, पर इतना तो तय कर दो कि सीएम मुझे ही बनाओगे, और इसके बाद एक और नया ऑफर दिया कि बिहार मॉडल के हिसाब से तय करो कि बंटवारे में सीटें कम ही दो, लेकिन वादा करो कि सीएम मैं ही बनूंगा। लेकिन कांग्रेस और पवार दोनों ने उद्धव ठाकरे के इन ऑफर्स को ठुकरा दिया और सब इतना होने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने हार नहीं मानी और चुपचाप अपने आवास मातोश्री से बाहर अपनी पत्नी का होर्डिंग लगवा दिया, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया था। मतलब कि महाराष्ट्र का अगला सीएम महिला हो और वो भी उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे। इस समय सोशल मीडिया और महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। जिस महिला को सीएम बनाने का बाजार गर्म है और कोई नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की कुछ प्रमुख महिला नेताओं ने कहा कि समय आ गया है कि इस बार महाराष्ट्र की कमान किसी महिला को दी जाए और इस बीच रश्मि ठाकरे को सीएम चेहरे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले रश्मि ठाकरे को लेकर चर्चाएं होने लगी। ये अटकलें तब शुरू हुई जब मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास पर रश्मि ठाकरे के नाम के बैनर नजर आए। इन बैनर्स में रश्मि ठाकरे को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताया गया। मातोश्री में उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे की तस्वीर
वाले इन बैनर्स को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि एमवीए गठबंधन में इन बैनर्स को लेकर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने आपत्ति जताई। विवाद बढ़े इससे पहले मातोश्री से इन बैनर्स को हटवा लिया गया। उद्धव ठाकरे गुट के युवा कार्यकर्ता इन बैनर्स को हटाते नजर आए, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर यह वायरल हो चुका था। रश्मि ठाकरे के जन्मदिन 23 सितंबर के उपलक्ष्य में ये लगाया गया था। उसे युवा सेना ने ही लगाया था और अति उत्साह में रश्मि ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया। और इधर महिला सीएम की मांग भी महाराष्ट्र में उठ रही है। कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार ये विचार मतदाताओं के बीच लोकप्रिय भी साबित हो रहा है और इस चुनाव में विभिन्न दलों से जीत कर आई कुछ प्रमुख महिला नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आ रहे हैं। कई मतदाताओं ने राय व्यक्त की है कि इस बार किसी महिला को महाराष्ट्र की कमान सौंपी जाए और इस बढ़ती मांग के कारण सभी पार्टियां महिलाओं को टिकट दे सकती हैं। अरविंद केजरीवाल को अपने ऊपर लगे शराब घोटाला के दाग धोने हैं। इसका तरीका उन्होंने निकाल लिया कि अगर जनता का सर्टिफिकेट यानी फिर से चुनाव जीत गए तो दाग धुल सकते हैं। केजरीवाल सर्टिफिकेट की तलाश में निकल चुके हैं और दूसरी तरफ पूरी आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि दिल्ली की पूरी सरकार के जिम्मे केजरीवाल के चेहरे को धो पोछ के चमकाने का काम मिल गया है। आतिशी मरलेना ने अपना कार्यभार जिस तरीके से संभाला उससे साफ है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ वही करेंगी जिससे वोट मिले। बाकी कोई काम उनकी प्राथमिकता में नहीं। इसलिए माना जा रहा है कि आतिशी सीएम ऑफिस का इस्तेमाल सिर्फ सियासी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करेंगे। जिस तरह से आतिशी ने सीएम की कुर्सी के बगल में एक और कुर्सी लगाई उससे साफ है कि केजरीवाल या तो सीएम हाउस में ही डटे रहेंगे या फिर वहां से निकले तो फिर आतिशी सीएम हाउस में रहने नहीं जाएंगी। आतिशी के चयन के बाद पार्टी नेताओं के बयान से साफ हो गया कि उनकी एक्सपायरी डेट चुनावों तक तय की जा चुकी है। अब आतिशी ने भी खुद इस बात को साफ कर दिया। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के दौरान आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली रखी और दूसरी कुर्सी पर बैठी। आतिशी की ये पहल ये दर्शाने के लिए काफ़ी है अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री पद का असली हकदार हैं और वे सिर्फ भरत की तरह कुर्सी पर काबिज हुई हैं। वनवास का दौर खत्म होते ही केजरीवाल मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। चुनाव होने और आम आदमी पार्टी के जीतने से केजरीवाल का वनवास खत्म होने वाला नहीं, ये बात तो खुद ज़्यादा बेहतर जानते हैं और इसके लिए उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। आम आदमी पार्टी की कोशिश केजरीवाल की छवि को चमकाने की है। वो जनता में संदेश देना चाहती है कि केजरीवाल के लिए सत्ता मायने नहीं रखती और वे लोगों के हित में कुर्सी छोड़ सकते हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली की सत्ता पर 10 साल से अधिक समय तक काबिज रहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल के पास अपना कोई स्थायी आवास नहीं। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते केंद्र सरकार के आवास मुहैया करवाए जाने की मांग पार्टी की ओर से की जा रही है। दिल्ली के शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं को कई महीने जेल में बिताने पड़े। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और जल्द ही इस मामले में ट्रायल शुरू होने की संभावना है। शराब घोटाला के कारण आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ईमानदार छवि को नुकसान पहुंचा। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बावजूद भाजपा दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही, जबकि अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से सहानुभूति कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। और ऐसे में आबकारी नीति मामले में रेगुलर बेल मिलने के बाद अपनी छवि को चमकाने के लिए केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही अपना आवास छोड़ने की बात कही। केजरीवाल के आवास पर हुआ खर्च भी विवादों में रहा। पद और आवास त्याग कर केजरीवाल लोगों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं। पार्टी का मानना है कि इससे दिल्ली की जनता के बीच केजरीवाल को लेकर सहानुभूति पैदा होगी, जिसका फायदा फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तिरुपति मंदिर से जुड़े लड्डू विवाद में मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शो कॉज नोटिस थमाया। केंद्रीय मंत्रालय ने इस मामले में 4 कंपनी से सैंपल लिए थे, जिनमें से एक कंपनी का सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया और उसमें जानवरों की चर्बी होने की बात सामने आई थी। लेकिन बीजेपी से किनारे लगा दिए गए सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में दागी कंपनियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर प्रसादम में जानवरों की चर्बी पाए जाने से पूरा देश आहत है और वो इस मामले की पूरी जांच और कार्रवाई चाहता है। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी चाहते हैं कि मामले की जांच अदालत की निगरानी में हो। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वो आंध्र प्रदेश सरकार को लड्डू बनाने में इस्तेमाल किए गए घी के स्रोत और नमूने
पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दें। स्वामी ने कोर्ट में यह भी आग्रह किया कि वो संबंधित अधिकारियों से विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करें। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इस मामले को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के दायरे में ही निपटाया जाना चाहिए था, लेकिन इसका राजनीतिकरण किया गया। इस तरह भगवान वेंकटेश्वर के करोड़ों भक्तों को ठेस पहुंची है। सुब्रमण्यम ने याचिका में कुछ सवाल पूछे हैं। क्या प्रसाद की सैंपलिंग लैब टेस्टिंग एजेंसी की ओर से की गई? सैंपलिंग के लिए घी पूजा वाले घी से लिया गया या उस घी से लिया गया? रिजेक्ट किए गए सैंपल्स वाले घी में से लिया गया? जिस घी को मिलावटी बताया जा रहा है उसका सप्लायर कौन है? क्या रिपोर्ट में गलत सकारात्मक परिणाम की गुंजाइश है? घी कब खरीदा गया था या टीटीडी की इंटरनेशनल टेस्टिंग के बाद रिजेक्ट कर दिया गया था? क्या ऐसी रिपोर्ट जारी करने में किसी राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुमति होनी चाहिए और टीटीडी को नहीं होनी चाहिए? याचिका में कहा गया कि प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की गुणवत्ता या उसकी कमी की निगरानी और सत्यापन के लिए आंतरिक रूप से अंकुश होना चाहिए था। स्वामी ने अपनी याचिका के बारे में सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आज मैंने एक जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निराधार आरोपों की जांच के निर्देश दिए जाने की मांग की है। नायडू ने आरोप लगाया कि तिरुपति तिरुमला मंदिर के प्रसाद में जानवरों के मांस और अन्य सड़े हुए पदार्थों की मिलावट की गई है, जिससे भक्तों में अफरा तफरी मच गई है। इसके अलावा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य वाई सुब्बा रेड्डी ने भी याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज के नेतृत्व वाली एक स्वतंत्र समिति द्वारा जांच कराए जाने का अनुरोध किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के इस दावे ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार के दौरान तिरुपति के लिए लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल किया गया था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि नायडू राजनीतिक लाभ के लिए घृणित आरोप लगा रहे हैं। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने 20 सितंबर को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला कि चयनित नमूनों में पशु वसा और चर्बी की मौजूदगी है और बोर्ड मिलावटी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार को काली सूची में डालने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से अरविंद केजरीवाल की पार्टी इन दिनों रामलीला पार्टी बन गई है। जाहिर है आम आदमी पार्टी की रामलीला में राम की भूमिका केजरीवाल के पास है और मनीष सिसोदिया खुद तो लक्ष्मण घोषित कर दिए गए। कमी भरत की थी जिसे आतिशी मरलेना ने पूरा कर दिया। सीएम बनने के बाद पहली बार ऑफिस पहुंची आतिशी मरलेना ने सीएम की कुर्सी के बगल में दूसरी कुर्सी लगाकर बैठ गई और जब खुद को आधिकारिक तौर पर खड़ाऊ सीएम घोषित कर ही दिया तो अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए भी कहा था कि वो तभी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे देगी। उससे पहले वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। ऐसा इसलिए कि बीजेपी वालों का कहना है कि केजरीवाल सरकार ईमानदार नहीं है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद आतिशी मरलेना ने कहा था कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सचिवालय पहुंचकर सीएम पद का कार्यभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री आतिशी के दफ्तर में 2 कुर्सियां लगाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी हाथ रखकर आतिशी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर काम किया वैसे ही मैं अगले 4 महीने मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। आतिशी ने 2 महीने पहले मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज उन्होंने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल ली। मतलब साफ है, आतिशी मरलेना पूरी तरह से केजरीवाल के इशारों पर ही सरकार चलाएंगे और खुद को भरत बताकर आतिशी ने विपक्षी दलों के डमी सीएम वाले आरोपों पर एक तरह से खुद अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल का पार्टी में इन दिनों वो अरविंद केजरीवाल के काम करने के लिए सीएम बने। मतलब चाटुकारिता की सारी हदें आतिशी मरलेना ने पार कर दी। सीएम की कुर्सी पर बैठने से इनकार करते हुए आतिशी ने कहा कि भगवान श्री राम ने अपने पिता द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया था। यही वजह है कि हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की मिसाल है। ठीक उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर झूठे मुकदमे लगवाए, उन पर कीचड़ उछाले गए और गिरफ्तार किया गया। वो 5 महीने से ज़्यादा समय तक जेल में रहे। उन्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी तो उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई। अगर कोई दूसरा नेता होता तो जमानत मिलने के बाद सीएम की कुर्सी पर बैठने में 2 मिनट नहीं लगाता। इसके उलट अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तब तक इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक कि दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर फिर से भरोसा नहीं जताते थे। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अगले 5 से 6 महीने के भीतर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के स्थायी निवासी बन जाएंगे।
संदीप दीक्षित ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का बयान पर कहा, अरविंद केजरीवाल एक ही हालात में 2 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर उन्होंने जो आतिशी जी को जो सुपारी दी है, सारी फाइल्स गायब कर दें, सारे सबूत मिटा दें, अधिकारियों को डरा धमका दें, सरकार में जो करना है कर लें। अगर ये काम वो कर देंगी तो अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है।